बहुत ही अच्छे ढंग से आप लोगों के जीवन से जुड़े मुद्दे को सामने रखने वाले फेडरेशन के महामंत्री, अनुसूचित जात जनजात महासंघ के महामंत्री केपी चौधरी साहब, डीसी कपिल साहब, राजेंद्र जी और तमाम संगठनों से जुड़े यहाँ पर राष्ट्रीय और प्रांतीय पदाधिकारीगण, उपस्थित साथियों और दोस्तों, सबसे पहले मैं हिंदुस्तान के ऐसे महापुरुष मान्यवर कांसीराम जी, जिन्होंने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने जहां एक ओर समाज के वंचित तबके को संवैधानिक अधिकार दिया, वहीं दूसरी ओर भारतीय राजनीति में देश की आज़ादी के बाद राजनीतिक अधिकार अगर किसी व्यक्ति ने सबसे अधिक समाज के वंचित तबके को दिलाया तो उस शख्स का नाम था मान्यवर कांसीराम जी। मैं उनको हृदय की गहराइयों से अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। मुझे सौभाग्य मिला, मैं 2 साल पंजाब का इंचार्ज रहा और पंजाब में कांसीराम जी के साथ काम करने वाले तमाम लोगों से मुलाकात हुई। उनके घर भी जाने का सौभाग्य मिला कई बार। उनकी बहन जी वहाँ थी, उनके परिवार के लोग थे, उनसे भी मुलाकात हुई। और निश्चित रूप से ऐसे दौर में जब चारों तरफ एक अंधेरा था, जब सत्ता में भागीदारी की लड़ाई इस देश के अंदर चल तो रही थी लेकिन उसका कोई सार्थक परिणाम नहीं निकल रहा था, ये श्रेय कांसीराम जी को जाता है कि पंजाब से निकलकर पूरे हिंदुस्तान में और 1-2 राज्य में नहीं, कई राज्यों में अपनी पार्टी के विधायक बनाए, सांसद बनाए और उत्तर प्रदेश जो देश का सबसे बड़ा राज्य है, वहां पर 4 बार मुख्यमंत्री बहुजन समाज पार्टी का बने। ये राजनीतिक चेतना उन्होंने लोगों के मन में पैदा की और ये कहा कि सत्ता की भागीदारी के बगैर आपको आपका अधिकार नहीं मिलेगा। आज जिसका जिक्र केपी चौधरी साहब कर रहे थे, इस बात का घोर अभाव दिखता है पार्लियामेंट के अंदर और विधानसभाओं में कि जब भी कोई मसला SC/ST समाज से जुड़ा हुआ पार्लियामेंट के अंदर आता है तो वहाँ बोलने वाली आवाज़ें बहुत कमज़ोर हो गई हैं। ये कहने में मुझे कोई संकोच नहीं है। मैंने कई बार लोगों से निवेदन किया, बातचीत की है अलग अलग मसलों पे और ये समझाने की कोशिश की है कि आज जो सरकार और सत्ता चल रही है उसका एक ही मकसद है, धीरे धीरे आपके अधिकारों को कम करना और सरकारी नौकरियों में और राजनीति में जो आपकी भागीदारी है उसको धीरे धीरे समाप्ति की ओर ले जाना। और आपको याद होगा, मेरी इस बात को बहुत सारे लोगों ने बुरा भी माना था। मैंने पार्लियामेंट के अंदर इस बात को कहा था कि देश की राजधानी तो दिल्ली है लेकिन भारतीय जनता पार्टी की राजधानी नागपुर है और जो 10% आरक्षण की बात आई, वो 10% आरक्षण की बात उस राजधानी से निकलकर आप तक पहुंची है। ये बात मैंने पार्लियामेंट के अंदर कहा था और ये भी कहा था कि 90 वर्षों में आपके यहाँ एक भी प्रमुख SC/ST समाज का आज तक क्यों नहीं हुआ, इसका जवाब पार्लियामेंट के अंदर दीजिए। तो मैंने ये बात सिर्फ इसलिए कही थी कि आज जिस मानसिकता, क्योंकि एक विचार होता है, अगर आपके हितों की रक्षा करने वाले विचार के लोग सत्ता में होंगे तो वो आपके लिए काम करेंगे। आपके हितों को कुचलने वाले विचार के लोग सत्ता में होंगे तो वो आपके हितों को धीरे धीरे खत्म करने का काम करेंगे। आपके हितों की रक्षा करने वाले विचार के लोग सत्ता में होंगे और उनके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होंगे
तो वो आपके पक्ष में खड़े होकर जोर जोर से मजबूती से बोलेंगे, और अगर उस हितों को नुकसान पहुंचाने वाले, ख़त्म करने वाले लोग होंगे तो वो देश की संसद में खामोशी से बैठे रहेंगे और सारे बिल एक एक करके पास होते रहेंगे। मैंने उस वक्त, आज मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन ऐसे तमाम दलों के लोग जो वंचित समाज के हित की रक्षा की बात करते हैं, जब मैंने उनसे बात की कि भाई ये 10% आरक्षण गलत हो रहा है, तो भारतीय जनता पार्टी का तर्क था कि अरे भाई हम कोई नुकसान थोड़ी कर रहे हैं, हम तो जो आरक्षण है उसको छेड़छाड़ नहीं कर रहे हैं, 10% आरक्षण हम ये अलग से कर रहे हैं। तो मैंने कहा ये अजीब बात है भाई, अगर आप 10% आरक्षण 50% से निकालकर अलग कर रहे हैं तो इसका मतलब SC, ST, OBC जो 50% में नौकरियां पाते हैं उसमें से 10% आप कम कर रहे हैं। गलत तो नहीं कह रहा हूं? गलत तो नहीं कह रहा हूं? और इसलिए उस समय मैंने पार्लियामेंट के अंदर चिल्ला चिल्ला के जोर जोर से उस रिजर्वेशन का विरोध किया था, और जिसके कारण मुझे अफसोस नहीं है, खुशी है इस बात की कि जब मैं छिंदवाड़ा में गया तो मेरी गाड़ी पर सवर्ण समाज के लोगों ने हमला किया। वो आज भी वीडियो मौजूद है। आके मुझसे सवाल करने लगे, मुझसे कहने लगे आपने हमारे आरक्षण का विरोध किया। हमने कहा बिल्कुल नहीं, आपके समझदारी में गलती है। इस देश में बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने वंचित समाज के लोगों को जो आरक्षण की व्यवस्था की वो इसलिए की कि आपकी गलतियों की वजह से हजारों साल उनके ऊपर जुल्म हुआ है, जाति हुई है, और उनको जानबूझ के पीछे रखा गया है। उनको मुख्य धारा में लाने की जिम्मेदारी सामूहिक जिम्मेदारी है। और मैंने डॉक्टर लोहिया को भी कोट किया था। हिंदुस्तान के प्रख्यात समाजवादी नेता लोहिया जी ने कहा था कि एक व्यक्ति 20 किलोमीटर आगे खड़ा है और दूसरा 0 पॉइंट पे खड़ा है, तो दोनों के बीच में दौड़ की प्रतियोगिता नहीं हो सकती। पहले अपने प्रयासों से विशेष अवसर प्रदान करके जो 0 पॉइंट पे खड़ा है उसको 20 किलोमीटर आगे लेके आओ, फिर दौड़ की प्रतियोगिता कराओ, और तब क्षमता और योग्यता का पता चलेगा। तब क्षमता और योग्यता का पता चलेगा। तो इसलिए आरक्षण को लेकर जो तमाम तरीके की गलतफहमी फैलाई जाती है और ऐसा बताने की कोशिश की जाती है कि समाज के किसी वर्ग पे कोई विशेष एहसान किया गया है, मुझे लगता है कि ये सबको समझाने और बताने की ज़रूरत है कि ये कोई एहसान नहीं है, बल्कि एक विशेष अवसर है समाज के वंचित तबके को आगे बढ़ाने का। राजनीतिक अधिकार, सत्ता में अगर भागीदारी नहीं होगी, पार्लियामेंट में, असेंबलीज में भागीदारी नहीं होगी, तो कौन से लोग हैं जो आपके बारे में बोलेंगे? कौन से लोग हैं जो वहां पे सवाल उठाएंगे? मुझे लगता है इसके लिए राजनीतिक भागीदारी भी जरूरी है। और आज मैं नहीं कहता कि सिर्फ SC, ST के लोग, बल्कि बहुत सारे सवर्ण समाज के लोग भी ऐसे हैं जो इस मानसिकता और विचारधारा के हैं। वो चाहे वामपंथी विचारधारा के हों, चाहे समाजवादी विचारधारा के हों, चाहे बहुजन समाज के लोग हों, उसमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं, उन दलों से जुड़े हुए लोग हैं, सवर्ण समाज से आते हैं, लेकिन वो इस बात के लिए लड़ाई लड़ते हैं कि नहीं, जो SC, STs के अधिकार इस देश के संविधान ने उनको दिए हैं, उस पर जरा सी भी तनिक भी आंच नहीं आनी चाहिए। और उनमें से एक हमारा भी दल, हमारी भी पार्टी आम आदमी पार्टी है, और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं जब तक पार्लियामेंट में रहूंगा, एक भी मसला अगर आपके खिलाफ आता है, मजबूती के साथ सीना तान के आपके साथ खड़ा रहेगा। और कभी भी इसमें पीछे पाइएगा तो बिल्कुल आगे कॉलर पकड़ के मुझसे सवाल कीजिएगा। कभी इसमें पीछे नहीं रहूंगा, क्योंकि मैं दिल से मानता हूं, दिखावे से नहीं, मैं ये दिल से मानता हूं कि समाज के एक बड़े वर्ग के साथ उपेक्षात्मक रवैया, उनके साथ भेदभाव का रवैया वर्षों वर्षों तक अपनाया गया,
और आज जब हम तरक्की के बड़े बड़े दावे करते हैं, आज जब हम तकनीक के दुनिया में सबसे आगे होने का दावा करते हैं, आज जब हम अपने आप को सबका साथ सबका विकास का नारा देने की बातें कर रहे हैं, ऐसे समय में भी अगर घटनाएं होती हैं कि घोड़ी पर बैठकर एससी एसटी समाज का कोई व्यक्ति शादी नहीं कर सकता, एससी एसटी समाज का कोई व्यक्ति बड़ी मूछें नहीं रख सकता, एससी एसटी समाज के व्यक्ति से अगर मिड डे मील का खाना बनेगा तो उसको कोई खा नहीं सकता, अगर ये घटनाएं हो रही हैं तो इसका मतलब ये लड़ाई अभी भी जारी है और आगे भी जारी रहेगी और जायज है। मेरा कहना सिर्फ ये है। इसलिए सिर्फ बड़ी बड़ी बातें कर लेने से, बड़े बड़े नारे दे देने से कुछ नहीं होता। वास्तविकता जमीन पे क्या हो रही है। मैंने देश की संसद में बोला, कर्नाटक के एक सांसद का उदाहरण दिया और किसी विरोधी दल के सांसद का नहीं, भारतीय जनता पार्टी के एक सांसद को एक गांव में उद्घाटन करने के लिए इसलिए नहीं घुसने दिया गया क्योंकि वो एससी एसटी समाज से थे। तो आप मुझे बताइए, आज़ादी के 73 साल के बाद एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को अगर कर्नाटक जैसे प्रदेश में उद्घाटन करने के लिए गांव में इसलिए प्रवेश नहीं करने दिया जाता क्योंकि वो एससी दलित समाज से है, तो इसका मतलब आज भी वो बुराइयां समाज में मौजूद हैं, आज भी वो भेदभाव के सोच समाज में मौजूद हैं, आज भी वो दुर्भावना समाज में मौजूद है और इसको दूर करने की लड़ाई और इसकी जंग अभी जारी है, आगे भी जारी रहेगी जब तक ये असमानता मिटती नहीं और जब तक ये भेदभाव समाज के अंदर खत्म नहीं होता, तब तक बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का संविधान और कांसीराम जी की लड़ाई प्रासंगिक रहेगी, सच्ची रहेगी और उसे हमें जिंदा करके रखना है।